हाँ जी बेटा, देखो एक्टिव साइट हो चुकी कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है। लेकिन बेटा जो कंप्लीट एंजाइम है वो उस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, पर्टिकुलर इसकी साइट रहती है। किस लिए? देखो हमें पता है कि सबस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, कोई अमीनो एसिड हो सकती है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है। तो ये तो है नहीं कि वो उसकी एक ही साइट पे जुड़ेंगे। एंजाइम की बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर स्पेस होता है जहाँ पर आके अलग अलग पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट रहते हैं वो जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर एरिया एंजाइम की बॉडी पे जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट अटैच होता है, इट इज नोन एज द एक्टिव साइट। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है नोमेनक्लेचर कि किस तरह एंजाइम्स को साइंटिफिक नेम दिया गया। एक चीज कॉमन है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके नाम के पीछे आता है एज, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे टाइलिन एंजाइम, क्लियर, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जरूरी नहीं है कि हर एंजाइम के नाम के पीछे आपको एज मिले, लेकिन 90% जितने भी एंजाइम्स हैं उनके नाम के पीछे आपको एज मिलेगा। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं कि कहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट आउट किया गया, सोर्स, कहाँ से वो एक्शन नहीं, सोर्स, एक्शन का मतलब कैसे काम कर रहे हैं वो नहीं, कहाँ से उनको लिया गया। जैसे पेपेन, पेपेन जो एंजाइम है उसको पपाया से लिया गया है, पाइनएप्पल से ब्रोमेमेलिन को लिया गया है। क्लियर? अब जब हम मॉडर्न सिस्टम की बात करेंगे तो उनको उनके एक्शन या कहाँ से वो लिया गया या किस सबस्ट्रेट के ऊपर वो काम करने के लग रहा है उस बेस पे भी नाम दिए गए हैं। कैसे बेटा? जैसे सुक्रोज को जो एंजाइम तोड़ता है उसका नाम है सुक्रेज, लाइपेज जो कि लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीन्स को तोड़ने वाला प्रोटीनेज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला न्यूक्लिएज, पेप्टाइड्स, ठीक है, उनको तोड़ने वाला पेप्टाइडेज और माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज। ये तो हो गया किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है। अब वो कैसे काम कर रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ रहा है, निकाल रहा है, क्या करने के लग रहा है, उसके बेस पे भी हम उनको कई सारे नाम देते हैं। कैसे? जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीनेज, कार्बोक्सिलेज। क्लियर? अब इसके बाद जब हम बात करेंगे बेटा कि इनको कई बार इनका जब सबस्ट्रेट का नाम ऐड कर दिया जाता है तो उसे, जैसे जो सक्सिनिक एसिड में डिहाइड्रोजिनेशन करता है उनको हम बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट को जो कन्वर्ट करेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर बेटा? तो जब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कहता है कि पुराने टाइम पे एंजाइम्स को दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, हाइड्रोलाइजिंग और डीमोलेलाइजिंग। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब जब भी कोई, मान लो ये चार है, टूटेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी कि किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को जब सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले प्रोटीएज, लाइपेज, फॉस्फोराइलेज, अमाइलेज। तो ये तीन टाइप के होते हैं, प्रोटियोलिटिक, लाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, प्रोटीन को तोड़ने वाले, अमाइलोलिटिक, अमाइलोलिटिक का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, और लिपोलिटिक, दैट मीन जो कि लिपिड को क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलाइज करते हैं। दूसरे होते हैं डीमोलाइजिंग, डीमोलाइजिंग का मतलब है कैटालाइजिंग करेंगे, हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई और काम करते हैं, एल्डोलेज, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज एंजाइम, पर ऑक्सीडेज, कैटालेज, कार्बोक्सिलेज। क्लियर? तो आज के टाइम पे जो इनको नोमेनक्लेट करती है उसका नाम है IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन 1961 उन्होंने अब एंजाइम्स को कैटेगराइज करने का जिम्मा उठाया, और जो एंजाइम्स थे उनकी मेजर 6 कैटेगरी, कितनी कैटेगरी बना दी बेटा, 6 कैटेगरी बना दी। ये वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, पूरी एनिमल फिजियोलॉजी में आपको नोमेनक्लेचर नहीं मिलेगा, आपको एंजाइम्स का नाम मिलेगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं। और अगर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप ये लगा लो कि दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी सारी चीज़ें। सबसे पहले जो एंजाइम्स होते हैं, दीज आर नोन एज ऑक्सीडोरिडक्टेज। देखो ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि जो कि वो वाले एंजाइम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं।
रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज। तो ये वाला रिडक्शन की जगह इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका ऑक्सीडेशन की जगह हो गया रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं दे आर नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो कहता है कि जो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीडेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज और इसके अलावा रिडक्टेज। बेटा हम प्लांट फिजियोलॉजी में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और सक्सीनेट, नाइट्रेट, इन सब के नाम पढ़ेंगे। क्लियर? कि जैसे कि मान लो ये वाला ऑक्सीडेज एंजाइम, देखो ऑक्सीजन को जोड़ने वाला, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर सेपरेट थी, लेकिन यहाँ पर जब उसने उसको लाके बाइंड कर दिया तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेशन कर देना किसी चीज का, हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर देना। क्लियर? यहाँ पर हाइड्रोजन जब ग्रुप जुड़ गया तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइकिल में यही मेन फर्क है। रिडक्शन रिड्यूस करना, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसको जोड़ दिया, और ऑक्सीडेशन में जो हाइड्रोजन है उसको क्या करते हैं? सेपरेट कर दिया जाता है। डिहाइड्रोजिनेज इसका उल्टा। कैसे? ये थे, इन दोनों को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। दूसरे जो एंजाइम्स की कैटेगरी उन्होंने बनाई उनका नाम है ट्रांसफरेज। दे ट्रांसफर ए ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर। एक मॉलिक्यूल से दूसरे के पास वो क्या करते हैं बेटा? उस चीज को ट्रांसफर करते हैं। कैसे? ग्लूटामिक एसिड और जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जुड़ती है तो वो बनाती है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड। नए प्रोडक्ट निकल के आए हाइड्रोलेजिज एंजाइम। हाइड्रोलिसिस में जो एंजाइम्स क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम। दूसरे रहते हैं बेटा लाइएज। लाइएज का मतलब है रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस, बिना वाटर को निकाले जो किसी चीज को रिमूव कर देते हैं उनको हम बोलते हैं लाइएजिज एंजाइम। आइसोमर फॉर्म सेम है, जैसे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी, सिर्फ उसके कार्बन की पोजीशन चेंज हुई और उनकी सेम फॉर्म निकल के आ जाए। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बेटा कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, सिर्फ इनकी आइसोमर फॉर्म चेंज है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जो आपकी इमेज बनी वो उल्टी बनी है तो आप ही, तो सिमिलर वे में वो एंजाइम जो कि सेम रहे लेकिन बस उनकी मर फॉर्म को चेंज कर दे, दे आर नोन एज आइसोमरेज। और जो लास्ट रहते हैं दे आर नोन एज द लाइगेज एंजाइम। देखो लाइगेज वो वाले जो कि एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और किन्हीं दो मॉलिक्यूल को एक साथ लेके आ जाए। लाइगेज जोड़ने वाले, उनको हम बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं क्या कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं एंजाइम के। प्रोटीन के बने रहते हैं, और कौन सी प्रोटीन के? ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने रहते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है राइबोजाइम, है ना। आरएनए का बना हुआ 2 एंजाइम, राइबोजाइम और एक का नाम है राइबोन्यूक्लियेज पी। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है, क्योंकि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल में आती है, तो इनका जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है बेटा, यानी कि जो मोलिकुलर वेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। ये भी कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो हाइड्रोसोल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। दे डू नॉट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। बेटा ये किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ उसके रेट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज पर मिनट, कि 1 मिनट में उन्होंने कितने सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। समझे? कितने सबस्ट्रेट के ऊपर काम करके कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, उसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। समझे इस चीज को? 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बनवा दिए उन्होंने एंजाइम्स ने, इसी को हम बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। हायर द, जितना ज़्यादा उनका नंबर उसकी, भाई 1 मिनट में अगर मान लो वो 10 प्रोडक्ट तैयार करवा रहा है, एक एंजाइम है जो 1 मिनट में 2 प्रोडक्ट, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? जो 1 मिनट में 10 प्रोडक्ट तैयार करवा रहा है। और ये डिपेंड करेगा एक्टिव साइट। अब अपने 2 ही हाथ हैं तो सिर्फ इतने, अगर आपने मान लो काली माता बन जाओ सब, सोचो कितने हाथ पैर हो गए, कितने हाथ हो गए ना, तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट रहेंगी उतनी ही ज़्यादा जो उसकी एफिशिएंसी रहती है बेटा, वो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है।
ऑप्टिमम बोल रहा है, ऑप्टिमम टर्नओवर नंबर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो कि CO2 के साथ रहता है, उसकी होती है 36 मिलियन। क्लियर? अनचेंज्ड फॉर्म। बेटा हमारे हाथ से आप चाहे चपाती बनवा लो, सब्जी बनवा लो, नहा लो, कपड़े धो लो, हाथों की शेप तो चेंज नहीं हो रही ना, जैसे हैं वैसे ही हैं, सेम एंजाइम्स है। ये सिर्फ किसी चीज़ के रिएक्शन टाइम को बढ़ा रहे हैं। रिएक्शन टाइम को बढ़ाने का मतलब कि जो काम हम शायद 10 घंटे में कर सकते थे वो ये काम 1 घंटे में करवा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। उसको करवाएंगे, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब उस चीज़ को करवाया है और वापस से अपने काम में लग जाते हैं। स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है कि इनको किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना है, वो ये इनका पर्टिकुलर रहता है। ये नहीं है कि सुक्रोज को जो सुक्रेज एंजाइम तोड़ता है वो जाके लैक्टेज को तोड़ देगा, नहीं, जो जिसको तोड़ता है उसी पे। और हीट सेंसिटिविटी हमने 10th क्लास में और आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि जितने भी जो एंजाइम्स रहते हैं उनका पर्टिकुलर पीएच होता है। सेम केस एंजाइम्स का होता है हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे एंजाइम काम करते हैं वो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर बिल्कुल हम उसको लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि इनएक्टिव हो जाएंगे, और हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचुरेट, है ना। कहते हैं कि पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, किस लिए? ताकि जो भी जर्म्स वगैरह है उनकी डेथ हो जाए। तो बेटा लो टेम्परेचर पे ये इनएक्टिव हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो जाती है। तो वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे एंजाइम्स काम करते हैं वो होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये नहीं है कि सारे ऐसे तो नहीं, एक्सेप्शंस भी होते हैं। प्रोटीन पॉइजन। प्रोटीन पॉइजन का मतलब क्योंकि प्रोटीन के बने हुए हैं तो वो वाला टॉक्सिन, वो वाला जहर जो प्रोटीन को ख़त्म करता है वो एंजाइम को भी ख़त्म कर सकता है। एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड और डीनेचर्ड बाई ऑल दो सब्सटेंसेस विच डिस्ट्रॉय द प्रोटीन। जो प्रोटीन को ख़त्म कर सकते हैं वो एंजाइम को भी ख़त्म कर सकते हैं। हैवी मेटल्स, रेडिएशंस वगैरह। पीएच, हर एंजाइम का अपना पीएच होता है बेटा। कैसे? जैसे पेप्सिन है 2 पीएच, सुक्रेज 4.5 पीएच पे काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज 6.8 पीएच पे, ट्रिप्सिन 8.5 पीएच पे, पेप्सिन 1.5 to 2.5 पीएच पे। स्पेसिफिक पीएच है, सबका अपना अपना पीएच मिलेगा, कोई भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। ये नहीं है कि आप पेप्सिन को इस वाले पे, है ना, पेप्सिन जो कि स्टमक में होता है HCl की वजह से उसका जो पीएच रहता है, और ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है, लेकिन ट्रिप्सिन नहीं कर सकता। ट्रिप्सिन को काम करने के लिए कैसा चाहिए? अल्केलाइन मीडियम चाहिए बेटा। क्लियर? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हमने क्या कहा कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम की पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे आके जुड़ता है, और जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ता है वो चेंज हो जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। किसके अंदर चेंज हुआ? एंजाइम सबस्ट्रेट। अब ये इस सबस्ट्रेट को देखो प्रोडक्ट में, एंजाइम प्रोडक्ट। जैसे ही एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, ये एंजाइम इस प्रोडक्ट से अलग हो जाता है और फिर से जाके वापस अपना काम करने लग जाता है। एक चेन कि पहले ये वाला काम हो रहा है, फिर ये वाला काम हो रहा है, इस वे में एक चेन सिस्टम में सारा का सारा काम होता रहता है। अब बात आती है उन फैक्टर्स की जो कि चीज़ें अभी हम कर चुके हैं इन एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करती। टेम्परेचर, तो हम ऑलरेडी टेम्परेचर पढ़ चुके हैं कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जिस पे ये एंजाइम काम करते हैं। अगर कम रहता है तो वो क्या होंगे? इनएक्टिव। ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाते हैं बेटा? डीनेचर। तो इनका जो हाईएस्ट एक्टिविटी, जिस टेम्परेचर पे इनकी हाईएस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे हमारे अंदर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, और इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर कम है या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगी।
कम पे इनएक्टिव, ज़्यादा पे वो क्या हो जाते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन इनएक्टिव स्टेट। कम टेम्परेचर पे हम एंजाइम को इनएक्टिव स्टेट पे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार जब हमें इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने रहते हैं, उनको इनएक्टिव फॉर्म में क्या कर लिया जाता है, फ्रीज कर लिया जाता है। लो टेम्परेचर प्रेजेंट इनसाइड कोल्ड स्टोरेज प्रिवेंट्स, यही तो मतलब वो है ना कि जब हम गर्मियों में सब्जी या कोई भी चीज़ रहती है, हम उसको फ्रीज में क्यों रखते हैं, फर्मेंटेशन होने से रुक जाए, कोई भी एंजाइम कोई भी एंजाइम उसको फर्मेंट ना कर सके। उस खाने का जो स्पॉइलेज होती है, ख़राब जो होता है, वो सिर्फ किस लिए होता है, टेम्परेचर की वजह से। आप उसको कोल्ड में रख दो, ख़राब होने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन हाई टेम्परेचर उनको डीनेचर कर देता है, जो कि 50 डिग्री या इससे ऊपर चलता है। क्लियर, चलो जी। ऑप्टिमम पीएच का हो चुका, हर एंजाइम का पीएच बता दिया कि वो सिर्फ जो उनका खुद का पीएच रहता है उसी पे काम करेंगे। एंजाइम कंसंट्रेशन की एक लिमिट तक ही बढ़ते हैं बेटा। मान लो एंजाइम किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है, वो एक पॉइंट आ जाता है जिसको कि हम नाम देते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब इससे आगे एंजाइम उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकता। क्लियर, यही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के साथ होता है। एक्टिवेटर, कुछ ऐसी चीजें रहती है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। जैसे पैप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए HCl की जरूरत है, HCl रहेगा तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट, है ना। पैप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन इस HCl की वजह से वो एक्टिवेट हो जाती है। ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। प्रोटीन पॉइजन, प्रोटीन को जो खत्म करते हैं वो इनको भी खत्म कर सकते हैं, रेडिएशंस भी इनको डैमेज करती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट इंक्रीज होगी, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट। लेकिन वही कि ये नहीं है कि वो कंटिन्यू इंक्रीज करते रहते, नहीं, एक लिमिट तक ही इंक्रीज करेंगे बेटा। क्लियर, तो इसमें एक मिकेले कांस्टेंट आता है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब हम इसके जो इंक्रीज हुआ है उसका रेट, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस कि एक से ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव साइट है या नहीं है सबस्ट्रेट के लिए, और उनके बीच में कोलेजन कितना हो रहा है। देखो, अगर सेपरेट रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करें, और जो ये ग्राफ को प्लॉट किया जा रहा है ये किसके अगेंस्ट किया जा रहा है, एक साइड तो हमने किसको ले लिया बेटा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ले लिया, और दूसरी तरफ हमने ले लिया रिएक्शन वेलोसिटी को। ये रिएक्शन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, हमने एक तरफ ले लिया रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये आपको अपीयर होगा एज हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब देखो, एक टाइम पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक मैक्सिमम टाइम तक, एक मैक्सिमम तक ही क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। उसके बाद ये इंक्रीज नहीं होगी। इंक्रीज होने का क्या, इंक्रीज ना होने का मतलब देन उसके बाद में ये क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। एक सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आने का मतलब इनके अंदर एक ठहराव आ गया, रुक गई एक जगह ये रिएक्शन आके। तो जिस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन कांस्टेंट के बारे में बताया था उसका नाम है मैकेले कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेले-मेंटेन कांस्टेंट। एक मैथमेटिकल डेरिवेशन विच इंडिकेट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच केमिकल रिएक्शन अटेन मैक्सिमम, यानी कि एक ऐसा कांस्टेंट जो कि ये बताता है कि कितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे कितनी मैक्सिमम रिएक्शन रेट हो सकती है। मैकेले कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूँ। जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था मैकेले-मेंटेन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज Km। तो आपके पास आपके नीट के अंदर इसकी वैल्यू आ सकती है। ये देखो मैक्सिमम यहाँ ये होती है 10⁻⁻⁻1 to 10⁻⁻⁶ मोलर।
देखो Km दैट मीन्स इट इंडिकेट द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट सबस्ट्रेट, कितनी स्ट्रांगली एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है, वही होता है मैकेले कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आती है एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो।